बच्चों ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफिशियली सेशन 2023 एंड 24 के लिए जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया था उससे रिलेटेड बच्चों मैं आपको डिटेल में सेक्शन वाइज सभी क्वेश्चन को कवर कराने वाला हूं। जैसे आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अपने सेक्शन ए जो कि आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है, 1 से लेकर 20 क्वेश्चन। जी हाँ, 80 नंबर के एग्जाम में शुरुआत के जो 20 क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू से रिलेटेड हैं, तो आप जो समझ लीजिएगा कि कितने ज्यादा खास हो जाते हैं। ऐसे बच्चों आपको सेक्शन बी सी डी ई एफ तक अलग अलग सेक्शन में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। बस आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। सारी जो सीरीज है अपडेटेड आपको देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो। तो कुछ एक्ट दिए गए, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये कौन सा वाला एक्ट है। सबसे पहले हिंट बताए जा रहे हैं, द एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वैसे तो यहीं से आइडिया मिल चुका होगा। इट गेव पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इट एम्पावर द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल। ऑब्वियसली ये बात हो रही है 1919 के रोलेक्ट एक्ट के बारे में, जिसका विरोध किया गया था। शुरुआत भी महात्मा गांधी जी की वजह से हमें देखने को मिली थी, जिसमें इम्यूनियस पावर देखने को मिली थी कि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, मतलब उसको जेल में भी डाल दिया जाए, डिटेन कर लिया जाए विदाउट एनी ट्रायल। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच प्लेस इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स ऑन 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी की बात हो रही है। जी हाँ, तो वो इंडिया का मतलब कौन सा स्टेट है बेसिकली उसी के बारे में बात हो रही है। तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर जो शहर है उसका नाम भोपाल है। ऑप्शन नंबर बी। इस आर्टिफिशियल लेक को अपर लेक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन है, एज पर द डेटा गिवन अबव हु हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन की बात आएगी, पहला वाला आपको देखने को मिलेगा। मेल यहाँ पर डोमिनेंट ज्यादा दिख रही है 76%, लेकिन लीस्ट नीचे आपको फीमेल दिख रही है 54% पे। तो ऑब्वियसली डायरेक्ट सिर्फ फीमेल का ही कंसिडर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट पोज्ड ऑन द टाइगर पॉपुलेशन एंड द बायोडायवर्सिटी। तो इनमें से वो कौन सा एक पोटेंशियल मेजर है जो कि एक तरीके से मिटिगेट कर सकता है टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडायवर्सिटी को लेकर। तो देखिए क्या बात की जा रही है, तो ध्यान से देखा जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सिर्फ आप सेकंड वाले को इग्नोर कर दीजिएगा, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। सेकंड वाले में ऐसी क्या खास बात है कि वो नहीं हो सकता, जिसमें बताया गया कि प्रोहिबिटिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू फॉरेस्ट एरिया। तो एक तरीके से बैन कर दिया जाए, पब्लिक को फॉरेस्ट एरिया में विजिट ना किया जाए, उनका टूरिज्म ना हो, तो ये कहीं रेलेवेंट नहीं लगता इतना ज्यादा, तो इसलिए इसे आउट कर दिया जाए। बाकी तीनों जो आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, वो जरूर आपको बायोडायवर्सिटी एंड टाइगर पॉपुलेशन से रिलेटेड ज्यादा कंसिडर मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों की, व्हेन मैनी कंट्री ऑफ यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म अ यूरोपियन यूनियन डैश वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। तो यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। 1992 में बच्चों यूरोपियन यूनियन बना था मैस्ट्रिच ट्रीटी के अकॉर्डिंग। तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ चुना गया था, ऑब्वियसली वो ब्रुसेल्स में चुना गया था। ब्रुसेल्स आपको पता होगा पावर शेयरिंग वाले लेसन में बेल्जियम की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफरेंट बिटवीन द मेजोरिटेरिज्म एंड पावर शेयरिंग। ऑब्वियसली आप देखोगे फर्स्ट वाले में आपको आंसर मिल जाएगा, काफी ज्यादा एक्यूरेट है इसका आंसर। मेजोरिटेरिज्म एम्फसाइज द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, जैसे श्रीलंका के अंदर सिन्हाला, व्हाइल पावर शेयरिंग एम्फसाइज द शेयरिंग पावर अमंग द डिफरेंट ग्रुप, जैसे बेल्जियम, डच के लिए अलग और फ्रेंच कम्युनिटी के लिए अलग, स्टेट लेवल की बात हो या फिर सेंट्रल लेवल की बात हो, और अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट भी, ठीक है। तो ये इसका रेलेवेंट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है कि देयर आर टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसी के बारे में बात करते हैं। असर्शन कहता है कि डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, और इसका रीजन बताया गया है ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल से इन इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। ऑब्वियसली असर्शन भी सही जा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो बेस्ड होती है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर होती है, क्योंकि हर किसी पर्सन को 1 वोट मिलता है और 1 वोट की वैल्यू भी सेम रखी जाती है, और हर एक इंडिविजुअल अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने में इक्वल अपनी पार्टिसिपेट देते हैं। तो ए और जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिला, और सही भी है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिएगा। राहुल हैज अ सैक ऑफ कॉटन बट ही इज नीड ऑफ वीट, एंड अंशु हैज अ सैक ऑफ वीट एंड इज इन नीड ऑफ कॉटन। अंडर दिस सिचुएशन बोथ विल बी एबल टू एक्सचेंज देयर गुड। कहने का मतलब सिंपल सा है, राहुल को जरूरत है कॉटन की, लेकिन उसके पास सिर्फ वीट अवेलेबल है, और अंशु को जरूरत है एक तरीके से वीट की, लेकिन उसके पास कॉटन अवेलेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सचेंज तो हो सकता है कि जिसकी जो जरूरत है, नीड है, वो उसे एक्सचेंज कर ले। जैसे राहुल जो है वो क्या करेगा, अंशु से जो वीट है वो ले लेगा, और अंशु को जरूरत है कॉटन की तो वो राहुल से ले लेगा। तो यहां आप देखोगे सिचुएशन बिल्कुल ठीक बैठ रही है। In case of absence of such coincidence of wants, they may not exchange their goods. अगर ये coincidence नहीं होता तो वो exchange नहीं कर सकते। Which of the following would be the best option that describe the mutual exchange of good and eliminate the exchange of goods? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है, जहां पे बात होती है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स की, और ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्टेड किया जा सकता है, तो उसके बारे में बताइएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, ये कहलाई जाती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांस। जब हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, बार्टर सिस्टम के बारे में बात हो रही है एक तरीके से, और इसे सॉर्टेड किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है मनी के थ्रू। अगर मनी है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे पास कॉटन है या मुझे जिसकी भी नीड है, अगर मुझे वीट की नीड है तो मैं आराम से मनी से ले सकता हूं, क्योंकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है आज के समय में। पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांस जैसी प्रॉब्लम जगह जगह देखने को मिलती थी, लक बाई चांस वाली बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था कि यू आर अ सिटीजन ऑफ कंट्री दैट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि आप एक ऐसे देश के नागरिक हो जहां पे गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से है। यू वांट टू इंश्योर, आप ये इंश्योर करते हो दैट द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन योर कंट्री इज इफेक्टिव एंड दैट नो वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट पावर, कि आप चाहते हो कि उस देश के अंदर जो पावर शेयरिंग है वो एक इफेक्टिव तरीके से हो, किसी भी गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर यानी कि फुल पावर ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड बी अ बेस्ट मीट दिस गोल, तो इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट बैठता है। थर्ड वाला देखिएगा, सिंपली जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर इज सेपरेटेड अमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी विद द ईच ब्रांच हैविंग इट्स ओन रिस्पांसिबिलिटी एंड पावर्स। तो ये सबको एक दूसरे से अलग है और सबकी पावर इक्वल तरीके से, ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है पावर शेयरिंग के अंदर, और इसे हम हॉरिजॉन्टल पावर के अकॉर्डिंग भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस पेंटिंग को आइडेंटिफाई करना है, और ऑप्शन गिवन है। ऑब्वियसली जर्मनी की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नाम है, जो कि ऐसी पार्लियामेंट थी जो कि फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट तरीके से थी, यानी कि जो मेंबर थे वो इंडिपेंडेंट तरीके से थे। इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो बताया जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर फॉरेन ट्रेड का क्या असर हमें देखने को मिलता है, क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। ध्यान से देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो थोड़ा बहुत अजीब सा है, बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। चॉइस ऑफ गुड्स मार्केट, इससे इंक्रीज होती है, ऑप्शन मिलते हैं। ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर होता है वो 2 कंट्री के बीच में एक दूसरे से अच्छा खासा डिस्टेंस होने की वजह से भी ट्रेड हो जाता है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड रिजल्ट देता है कनेक्टिंग द मार्केट, इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट इन डिफरेंट कंट्री, यस। लेकिन फोर्थ वाला इररिलेवेंट लगता है। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड, ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो चाइना के माल कुछ दिन चलते, हम ऐसी बात ही नहीं करते, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमेशा कहीं ना कहीं लैग कर ही जाते किसी भी कैटेगरी में। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर। 12th क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। इफ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड इट्स सिटीजन आर राइट एंड इट मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस डिसीजन इट इज। ऑब्वियसली अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद एक तरीके से अपने सिटीजन को राइट्स प्रोवाइड करवा रही है, तो ऐसा में डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंस ऑर्डर बेस्ड ऑन द इवेंट दैट शेप्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखोगे सबसे पहले 1918 में, तो ये वाला है सेकंड वाला, तो सेकंड वाला आप इस ऑप्शन में देखोगे बी, आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। सिंपल क्या था, फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, स्पेशली जो हमारा रूरल सेक्टर था वहां से लोगों को, ग्रामीण लोगों को वर्ल्ड वॉर के अंदर फोर्सफुली रिक्रूट करते जा रही थी, वो
1918 की बात है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड भी इसी टाइम हमें देखने को मिल रहा था। इसके बाद आप देखते हो फोर्थ वाला, गांधी जी लॉन्च करते हैं नेशन वाइड सत्याग्रह रोलेक एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें इमीडिएट पावर्स दे दी जाती है और इसके अगेंस्ट में गांधी जी 6 अप्रैल के समथिंग लॉन्च करते हैं। उसके बाद आप देखोगे जनरल डायर ओपन फायर कर देते हैं, कौन सी जगह पे, अमृतसर में एक जगह है जो जलियांवाला बाग है। तो इसी के बाद ये जलियांवाला बाग मैस्केर हमें देखने को मिलता है, जो कि 13 अप्रैल के समथिंग करते हैं। और लास्ट वाला आप देखते हो द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की, और इसी के साथ शुरुआत होती है खिलाफत मूवमेंट की, जो नवंबर के समथिंग 1919 में ही देखने को मिलती है, दो भाइयों के थ्रू। कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बता देना, ठीक है, कौन दो भाई थे। आगे क्वेश्चन नंबर 14, इफ देयर इज अ डिसरप्शन बाय द ट्रांसपोर्टर एंड लॉरीज रिफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल मिल्क ईटीसी फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, फूड विल बिकम अ स्केयर इन अर्बन एरिया वेयर इज फार्मर विल बी अनएबल टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाए कि अगर जो ट्रांसपोर्टर जो है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले हैं, अगर वो मना कर दे वेजिटेबल मिल्क इन चीज़ों को ग्रामीण एरिया से शहरी एरिया की तरफ, यानी कि रूरल टू अर्बन, तो इससे क्या होगा, जो फूड होगा वो एक तरीके से अर्बन एरियाज के अंदर पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले ने मना कर दिया, और जो फार्मर है वो अपना फूड बेच ही नहीं पाएंगे, वो अनेबल हो जाएंगे इस चीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर विल बी अफेक्टेड, तो इनमें से कौन सा सेक्टर अफेक्टेड होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताना। तो सबसे पहले तो तीसरा सेक्टर ही अफेक्टेड होगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो सर्विस सेक्टर में आता है, तो जो सर्विस सेक्टर ही नहीं चलेगा तो उसे सबसे ज्यादा दिक्कत। देन उसके बाद नुकसान होगा बेचने वाले को, तो बेचने वाला प्राइमरी सेक्टर में आता है, और फिर लास्ट में नुकसान होगा लेने वाले का, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में हमें देखने को मिलता है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है इसका सबसे बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड है, थोड़ा स्टेटमेंट से बताया गया है। पहला बोला गया कि वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक एंड मैकेनिकल प्रेस वाज इंपॉर्टेंट इन द लेट 19th सेंचुरी। ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात हो रही है। बीजिंग जो है वो बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर क्रिएटिंग द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल। तो बीजिंग तो कहां से आ गया, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, मतलब स्टेटमेंट एक ठीक है, दूसरी वाली गलत। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एम गेव हिज फ्रेंड क्लू अबाउट अ टाइप्स ऑफ सॉइल दैट सूट फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो एम जो अपने फ्रेंड को क्लू दे रहा है उस सॉइल के बारे में जो कि कॉटन ग्रो करने में काफी ज्यादा सुटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लू, वो कौन सा क्लू प्रोवाइड करा रहा है, जो एम है, वुड बी द मोस्ट यूजफुल आइडेंटिफाई द आइडियल टाइप ऑफ सॉइल। तो सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताया गया कि इट इज वेल नोन फॉर अ कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चराइजर। तो जब ग्रोइंग कॉटन की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं हम मॉइस्चराइजर के बारे में बात जरूर करते हैं, उसकी कैपेसिटी को लेके। तो ये जो फर्स्ट क्लू है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठीक बनता है। इट टर्न येलो, तो ये नहीं हो सकता। इट इज अ रिच इन कॉन्कोर एंड बॉन्गर, ये नहीं हो सकता, वो अलग टाइप में चले जाएगा। और ये ड्रेन लोमी सॉइल, तो ये भी अलग टाइप में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि चूज द राइट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक। द इमर्जेंस ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, जहां पे ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को ज्यादा देखने को मिलती है। 18वां क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज कॉल, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। और इसी से ही प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, और यहाँ हमें कॉम्पिटिशन भी देखने को मिलता है एक सीक्वेंस ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी वाली सबसे ज्यादा बेस्ट हमें देखने को मिल रही है। स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में क्या क्या सबसे जरूरी हमें देखने को मिलता है। इट इज पॉसिबल टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अकेला गवर्नमेंट को बना दे, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट बनाएगी। द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि डिसीजन कौन लेगा, अगर सारी इलेक्टेड हो जाएगी तो मेन पावर किसके पास रहेगी, तो फिर से दोबारा से डिस्प्यूट होगा। सबसे लास्ट वाले देखोगे, गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टी दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड अ मेजॉरिटी, तो सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है जो कि इलेक्टेड है और जिसके पास मेजॉरिटी है, क्योंकि इलेक्टेड तो बहुत सारी पार्टीज हो जाएगी, तो तीसरा वाला भी ठीक हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेने की बात है ना, तो इसीलिए तो ऑप्शन नंबर 4 तो जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है कि मिस एस जो है वो अप्रोच करती है अ बैंक नियरली टू अवेल लोन फॉर हिज हर ओन बिजनेस। तो एस जो है वो अपने नियर बाय बैंक से अप्रोच करती है लोन के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, एज वेल एज सेल्फ हेल्प ग्रुप, और साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी ये अप्रोच करती है, विच इज ऑपरेटिंग इन हर विलेज, जो कि उसी के गांव में
हमें देखने को मिलता है। द बैंक रिजेक्टेड हर लोन एप्लीकेशन, तो बैंक क्या करता है, उसकी जो एप्लीकेशन उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है और उनको लोन देने में एक तरीके से प्रोवाइड कर सपोर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द बैंक, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक रिक्वायर करता है बट नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप टू अप्रूव मिस एस लोन एप्लीकेशन फॉर हर बिजनेस। तो यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को जरूरत नहीं है उस डॉक्यूमेंट की, लेकिन बैंक को जरूरत है उस डॉक्यूमेंट की। तो उसका एग्जैक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट ऑफ कोलैटरल, यानी कि अपनी कोई खास कीमती चीज आपको प्रोवाइड करानी होती है जब आप बैंक से लोन लेते हो। आपका घर हो सकता है, आपकी कमोडिटीज हो सकती है, आपका प्लॉट हो सकता है, बाइक, कार, कुछ भी हो सकता है, जो इन केस अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो लोन की, तो जो कोलैटरल जैसी चीज है उससे आपका जो रीपेमेंट है वो कवर अप कर लिया जाए। ठीक है, तो ये थे आपके बच्चों टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन से रिलेटेड। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट हम सेकंड सेक्शन के बारे में बात करेंगे, बी एंड सी के बारे में, क्योंकि वो 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स वाला है, इसलिए उसे कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना, काफी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको जरूर मिल जाएगी। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।